गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। टुडे आवर न्यू चैप्टर इज मनी एंड क्रेडिट। इट्स योर इकोनॉमिक्स बुक। ओके, उसका थर्ड चैप्टर दैट इज मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, आपको सबको पता हो व्हाट इज मनी? डू यू नो व्हाट इज मनी? भाई पैसा क्या है, आप इतना यूज करते हैं उसका, व्हाट इज मनी? किसी को नहीं पता व्हाट इज मनी? अरे किसी को नहीं पता? हेमलता, Money is required to fulfill our basic needs. ओके ओके। देखिए, मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या होता है? मीडियम है जिससे हम एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज क्या होता है? हम किसी को कोई चीज देते हैं और उससे कोई चीज लेते हैं। ठीक है, सो इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन विच यू जस्ट बाय द गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या करते हैं? इस एक्सचेंज में आप गुड्स और सर्विसेज को बाय करते हैं और उसकी जगह क्या देते हैं? यू जस्ट गिव द मनी। कोई भी चीज आप खरीदते हो तो क्या करते हो? पैसे देते हो ना? देते हैं? यस मैम। सो मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी जो मनी है वो क्या कर रहा है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, हम आपस में एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, बिफोर द मनी एग्जिस्टेंस, जब मनी आई उससे पहले क्या था? क्योंकि मनी तो करंटली है। ठीक है, तो मनी से पहले क्या था? देयर इज अ बार्टर सिस्टम। कभी नाम सुना? व्हाट इज बार्टर सिस्टम? पढ़ा है? Yes, ma'am. व्हाट इज बार्टर सिस्टम? मैम इसमें हमें ना कोई चीज़ लेनी होती तो हम उसके बदले गुड्स में का ना exchange कोई होता और है चीज़ इसमें। दे देते Very थे, good. गुड्स एक्सचेंज कर देते Very थे। good. Barter system is the medium of exchange where the goods or services are exchanged with the goods one. हम goods को किससे exchange कर रहे हैं? goods से ही exchange कर रहे हैं। इसीलिए जो हमारा barter system है उसे हम क्या बोलते हैं? CC economy। यहाँ ध्यान देंगे आप कि जो आपका barter system है, अगर हम बात करते हैं barter system की, तो उसे हम बोलते हैं सी इकोनॉमी, यानी कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज। गुड्स को ही दीजिए और गुड्स ही लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, पहले जब करेंसी नहीं थी, ठीक है, तो मान लीजिए कि फार्मर अपना वीट सेल करना चाहता है। ठीक है, तो वो उस व्यक्ति को सेल करेगा जहां से उसे भी कुछ चाहिए, यानी दो व्यक्तियों में कॉम्बिनेशन, कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का होना जरूरी है। ठीक है ना? दो व्यक्ति कब करेंगे एक्सचेंज? कब करेंगे? क्योंकि पैसा तो है नहीं। मान लीजिए फार्मर नीड्स अ पेयर ऑफ शूज एंड ही वांट्स टू सेल देयर वीट। अगर वो अपने वीट को सेल करना चाहता है लेकिन उसे जूते की जोड़ी चाहिए, तो वो ही जस्ट फाइंड आउट द मैन हु रिक्वायर्ड देयर वीट। वो एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिसके पास जूते की जोड़ी हो उसे बेचने के लिए और वो उसके गेहूं को ले सके। इस तरह से commodity will exchange with the commodity. Now it is clear? Yes, ma'am. ठीक है, तो मैंने आपको दो सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बताए। पहला मॉनेटरी सिस्टम इन विच मनी इज यूज एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इफ यू वांट एनी गुड्स एंड सर्विसेज, इफ यू परचेज एनी गुड सर्विसेज, यू जस्ट गिव मनी। एंड सेकेंड इज बार्टर सिस्टम विच इज नोन एज द CC economy, where commodity is exchanged with the commodity. Okay? अब हमारे टॉपिक पे आते हैं। देखिए यहाँ पर the use of money spans a very large part of everyday life। यानी हम अपना जब डेली रूटीन करते हैं तो उसमें हम एक्सचेंज के लिए मनी का यूज करते हैं। Look around, you would easily to be able to identify several transaction involving money in any single day। यानी बहुत सारे ट्रांजेक्शन हम दिन भर में करते हैं लेकिन बिना मनी के कोई भी ट्रांजेक्शन संभव नहीं है। In many of these transactions, goods are being bought or sold with the use of money। यानी
चाहे वस्तुएं खरीदी जाए चाहे बेची जाए, इस ट्रांजेक्शन में हम क्या यूज करते हैं, मनी का यूज करते हैं। इन सम ऑफ दीज ट्रांजेक्शन सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज विद द मनी, फॉर सम देयर माइट नॉट बी एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी टेकिंग प्लेस नाउ बट अ प्रॉमिस टू पे द मनी लेटर। कई बार ऐसा होता है कि हमने तुरंत पैसा नहीं दिया, लेकिन वी जस्ट प्रॉमिस कि हम एक समय के बाद वो मनी पे कर देंगे। जैसे आपके दूध वाला आता है, मिल्कमैन आता है ना, उससे हम क्या करते हैं, महीने का दूध लेते हैं, ठीक है, और महीने के लास्ट में उसे पेमेंट किया जाता है। ग्रोसरी शॉप में भी हम ऐसे करते हैं, हमारे महीने का राशन चलता है वहां से, और फिर हम उसको मंथ के एंड में वहां पर पेमेंट कर देते हैं। होता है ऐसा, होता है। यस मैम। यानी मनी ना तो केवल मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, बल्कि ये फ्यूचर पेमेंट भी करता है। फ्यूचर पेमेंट कैसे, सामान आपने आज खरीद लिया और कल किसी डेट पर आपने प्रॉमिस किया यू हैव टू पे दैट सर्टेन अमाउंट। इसका मतलब जो मनी है वो केवल प्रेजेंट पेमेंट से नहीं करती, फ्यूचर पेमेंट भी करती है। The reason is simple. A person holding money can easily exchange it for any commodity or services that he should might want. ठीक है, थर्ड थिंग जो मनी की है उसमें क्या होता है, परचेजिंग पावर होती है। पहली क्वालिटी मनी की बताई, इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकंड मैंने आपको क्वालिटी बताई, वी कैन कंप्लीट अवर फ्यूचर पेमेंट्स ऑल्सो। एंड द थर्ड इज परचेजिंग पावर, यानी जिसके हाथ में पैसा होता है उसके पास परचेजिंग पावर होती है, वो कहीं भी अपनी इच्छा के अनुसार गुड्स और सर्विसेज को ले सकता है। Thus everyone prefer to receive payment in money and then exchange the money for things that they want। इसका मतलब हर व्यक्ति जब भी कोई चीज पैसा गुड्स खरीदता है या बेचता है तो एक्सचेंज में क्या चाहता है, वो मनी को एक्सचेंज में चाहता है। He want to sell shoe in the market and buy wheat। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं कि शू और वीट का, यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एक सेलर है, वीट सेलर है, फार्मर है जो एक शू की जोड़ी चाहता है। द शू मैन्युफैक्चरर विल फर्स्ट एक्सचेंज शू दैट हैज प्रोड्यूस्ड फॉर द मनी एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर द वीट। तो ये कह रहा है कि जो शूज बनाने वाला शू मैन्युफैक्चरर है वो शूज को क्या करेगा, मार्केट में सेल करेगा, जो पैसा आएगा उससे क्या खरीदेगा, वीट को परचेज करेगा। तो उसने सेल करते समय भी मनी का यूज किया और परचेज करते समय भी उसने किसका यूज किया, मनी का वहां पर यूज किया। नाउ इमेजिन अ कंडीशन, इट विल बी डिफिकल्ट। शूज मैन्युफैक्चरर हैड अ डायरेक्टली एक्सचेंज शूज फॉर द वीट विदाउट द यूज ऑफ मनी। एक ऐसी कंडीशन को आप इमेजिन करें कि जब पैसा ना हो और हमें डायरेक्ट आपस में एक्सचेंज करना हो गुड्स और सर्विसेज का। ठीक है, तो हम क्या करें, डायरेक्ट एक्सचेंज करें। ही वुड हैव टू लुक फॉर द वीट ग्रोइंग फार्मर। तो शू मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, ही फाइंड आउट द मैन हु इज जस्ट ग्रोइंग द वीट। वो एक ऐसे व्यक्ति को फाइंड आउट करेगा जो वीट प्रोड्यूसर है, हु नॉट only wants to sell wheat but also wants to buy the shoe। उसने क्या कहा कि वो शू मैन्युफैक्चरर है, वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जो अपना वीट बेचना चाहता है क्योंकि उसे वीट की जरूरत है, बट उस फार्मर को भी क्या होना चाहिए, शू की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तभी उन दोनों में क्या होगा, डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट होगा। दिस इज द बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर्स कमोडिटी। यानी दोनों ही पार्टीज अपनी गुड्स और सर्विसेज को सेल और बाय करने के लिए अगर तैयार हैं, दैट इज नोन एज डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। इसको क्या बोलते हैं हम, डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। सो यहाँ आपको बता रही हूँ अगर मनी ना हो तो ऐसी कंडीशन में क्या है, दो व्यक्तियों में डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स का होना बहुत जरूरी माना जाता है। सो इट इज अ एसेंशियल फीचर विदाउट द एग्जिस्टिंग ऑफ मनी। अगर मनी एग्जिस्टेंस में नहीं है तो उस समय इसको एक बहुत बड़ा फीचर माना जाता है। इन कॉन्ट्रैक्ट्स इन इकोनॉमी वेयर मनी इज इन यूज, मनी बाय प्रोवाइडिंग द क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप्स एलिमिनेट्स द नीड फॉर द डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। अगर हम एक ऐसी सिचुएशन की बात करें जहां मनी एग्जिस्ट है
तो वहां तो डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड्स की जरूरत नहीं है। कुछ भी खरीदो, कुछ भी बेचो, यू जस्ट हैव द कॉमन मेजरमेंट ऑफ एक्सचेंज। आपके हाथ में क्या है? मनी। It is no longer necessary for the shoe manufacturer to look for the farmer who will buy his shoes at the same time sell him wheat। यानी अगर मनी है तो हमें ग्लोबल कांस्टेंट की जरूरत नहीं है। एक शू मैन्युफैक्चरर ऐसे वीट फार्मर को नहीं ढूंढेगा जो अपना वीट बेचना चाहता है, उसे शू की जरूरत है। ठीक है, तो मनी एक्सचेंज में डबल कांस्टेंट ऑफ बॉन्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती। Once he has exchanged his shoe for money, he can purchase wheat of any other commodity in the market। अगर उसने अपना शूज बेच दिया है, उसके पास पैसा आ गया है, तो वो कहीं से कुछ भी खरीद सकता है। Since money act as mediate in the exchange process is called the medium of exchange। क्योंकि मनी क्या कर रही है? एज अ मीडिएटर यूज हो रही है, इसीलिए मनी को हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये क्लियर होगा आपको? ओके, आगे Yes, देखिए। ma'am. ओके, अब हम बात करें हाउ द मॉडर्न मनी इंट्रोड्यूस्ड, कि जो हम आज अपनी पेपर करेंसी या कॉइन्स देख रहे हैं आप, वो मेटालिक मनी कैसे आपके एग्जिस्टेंस में आई, उससे पहले कौन सी व्यवस्था थी? तो आपने सुना होगा हिस्ट्री में कि कॉइन्स होते थे, है ना, राज्य के कॉइन्स होते थे जिसमें उसकी सील लगती थी राजा की। आप देखते हैं कि जो हड़प्पा है, सिंधु सभ्यता, इनमें खुदाई हुई तो बहुत सारे कॉइन्स मिले जहां पर उनकी सील, किंग्स की सील होती थी। इससे हमें किंग्स के बारे में पता चलता था कि वो कितना एरिया तक उसका जो साम्राज्य था या एम्पायर था, वो कितने एरिया तक फैला हुआ था। तो पहले क्या चलते थे? मेटालिक कॉइन्स चलते थे। सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर के कॉइन चलते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ब्रॉन्जे का जो कॉइन्स है वो भी इंट्रोड्यूस किए गए। यहाँ पर देखिए, we have seen that money is something that can act as a medium of exchange and transaction. Before the introduction of coins, a variety of objects was used as money। जब मनी एग्जिस्टेंस में नहीं थी उस समय बहुत सारे मटेरियल्स यूज किए जाते थे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, सिंस द वेरी अर्ली एजेस इंडियंस यूज ग्रेन्स एंड कैटल्स एज फॉर मनी। प्रारंभ में जब मनी नहीं थी तब क्या होता था? जो इंडियंस थे वो अपने कैटल्स को, ठीक है, कैटल्स को और ग्रेन्स को, जो फूड ग्रेन्स थे, उसे एक्सचेंज के रूप में काम में लिया जाता था। Thereafter come the use of metallic coins। उसके बाद गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये कॉइन्स फिर बाद में आए। करेंसी, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूडेड करेंसी, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। आजकल आप जो करेंसी देखते हैं वो कैसी है? पेपर नोट है या फिर कॉइन्स। Money earlier modern currency is not made of precious metals such as gold, silver and copper। यानी जो आज की करेंसी वो कैसी बनी है? पेपर से या मेटालिक करेंसी, लेकिन वो प्रीशियस मेटल से नहीं बनी है, गोल्ड से नहीं बनी है, सिल्वर से नहीं बनी है, ऐसे किसी मेटल से वो नहीं बनी है। Unlike the grain and cattle, they are neither of the everyday use। The modern currency is without any use of its own। ठीक है, जो मॉडर्न करेंसी है वो बहुत ज्यादा मॉडेबल है, उसमें हम कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो मनी है उसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है, बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। क्योंकि जो हमारी करेंसी है वो क्या है? गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड है। तो इसने क्या कहा? इट इज द मीडियम। फर्स्ट क्या हो गई मनी की वैल्यू? इट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सेप्टेड क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑथराइज्ड किया है। चलिए, आपको ध्यान होगा कि लगभग 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, याद है? हुआ था इन 2016। डीमोनेटाइजेशन का नाम सुना आपने बच्चों? सुना है? Yes, ma'am. व्हाट इज Yes, डीमोनेटाइजेशन? ma'am. क्या है डीमोनेटाइजेशन? है ना, आपने सुना तो होगा। क्या है डीमोनेटाइजेशन? व्हाट इज डीमोनेटाइजेशन?
मैम वो ओल्ड करेंसी बैन हो गई थी और न्यू करेंसी ओपन हो गई थी। बिल्कुल। देखिए, डीमोनेटाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द ऑल करेंसी, जो ओल्ड करेंसी है दैट वाज बैन, उसे बैन कर दिया जाता है और उसके बदले में द न्यू करेंसी विल बी फॉलोड। जैसे उस समय 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो 500 और 1000 के नोट बैन किए गए। जैसे पता चला लोगों ने 500 के नोट लेना बंद कर दिया। क्यों कर दिया? बिकॉज मैम क्योंकि वो बैन हो गए थे और उनका कोई बिल्कुल, यूज नहीं अब था। गवर्नमेंट ने उनको बैन कर दिया था। हाँ ऑथराइज्ड हो गया था कि ये नहीं लेनी। तो यानी मनी के साथ साथ, मनी एक्सचेंज मीडियम में इसके साथ साथ क्या जरूरी है? ऑथराइजेशन ऑफ गवर्नमेंट भी जरूरी है। भाई पहले भी वो 500 का नोट था, अभी भी वो 500 का नोट है। पहले उसे एक्सचेंज में काम में लेते थे, अब नहीं लेते। क्यों? ऑथराइजेशन नहीं है। मैम पहले बहुत सारे लोग ब्लैक मनी जमा करके रखते थे मैम, इसलिए हाँ, इसीलिए डिमोनेटाइजेशन किया जाता है। मैम जीएसटी नहीं देते मैम टाइम पे। हाँ, इसलिए ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए, या जो आप इतना ज़्यादा ब्लैक मनी अपना जमा कर लेते हैं, उन्हीं सब के लिए ये डीमोनेटाइजेशन प्रोसेस अपनाया जाता है। तो यहाँ मैं आपको सबसे बड़ी बात जो बता रही हूँ दैट इज ऑथराइजेशन, यानी मनी के साथ साथ ऑथराइजेशन ऑफ गवर्नमेंट होना जरूरी। गवर्नमेंट ने कहा 500 के नोट चलेंगे तो चले, कहा बंद होंगे तो बंद हो गए। समझ गए? समझ गए? आगे देखिए, इन इंडिया आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इशूड करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे यहाँ जो इशूइंग करेंसी नोट्स हैं वो काम कौन करता है? आरबीआई करता है। ठीक है, आरबीआई क्या करता है? करेंसी को इशू करने का, प्रिंटिंग का काम करता है। एज पर इंडियन लॉ, नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी, यानी आरबीआई के अलावा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करेंसी को इशू करने के लिए ऑथराइज्ड नहीं है। लॉ legislates use of rupees as a medium of payment that cannot be refused in settling the transaction in India। यानी जो गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये पैसा चलेगा तो कोई भी उसे ट्रांजैक्शन के लिए मना नहीं कर सकता। नो individual India can legally refuse the payment made in rupees, hence the rupees are widely accepted as the medium of exchange। इंडिया में कौन सी करेंसी यूज है? रुपीज, जिसका हम सिंबल देखते हैं, ये हमारे रुपीज का सिंबल है। ठीक है, कौन करता है इशू? हु इशू द करेंसी इन इंडिया? आरबीआई। ठीक है, आरबीआई इशूइंग द करेंसी। अब हम बात करते हैं कि आरबीआई जो इशू करता है उसका सिंबल क्या होगा? रुपीस का, इस तरह से गया। अब बात करें डिपॉजिट्स विद द बैंक। अब हम अपने बैंक में डिपॉजिट्स कैसे जमा कराते हैं? द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज एन डिपॉजिट विद द बैंक। हम अपने पैसे को कैसे रोक के रखते हैं? कि हम उसे बैंक में जमा कराते हैं। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर डे टू डे नीड्स। फॉर इंस्टेंट, वर्कर्स हु रिसीव देयर सैलरीज एट द एंड ऑफ द मंथ have extra cash to beginning of the month। अभी देखिए क्या कर रहा है, क्योंकि हमारा जो पेमेंट है वो एक ड्यूरेशन के बाद होता है, जैसे हमारे यहाँ मंथली पेमेंट मिलता है। ठीक है, तो पूरे मंथ को चलाने के लिए आपको डे बाय क्या चाहिए होता है? करेंसी की जरूरत पड़ती है। दे डिपॉजिट इट विद द बैंक बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम। तो वो जो पैसा है हम क्या करते हैं? अपने अकाउंट में डाल देते हैं, जब जरूरत होती है हम उसे निकाल लेते हैं। बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। बैंक क्या करता है? आपके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और उस पे क्या करता है? एक इंटरेस्ट देता है। Banks accept the deposit and also payment and amount of interest on deposit. In this way, people money is safe with the banks and then earn a amount of interest। तो यहाँ क्या होता है कि घर में हम अपना कैश नहीं रखें तो एक तो हमारी मनी सेफ है, दूसरा हमें क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। People also have the provisions to withdraw money as when they required। जब वो चाहें वो अपने खाते से पैसा अकाउंट से निकाल सकते हैं। Since the deposit in the bank account can be withdrawn on demand, क्योंकि हम बैंक डिपॉजिट्स को डिमांड होने पर निकाल सकते हैं, इसीलिए the bank deposits also known as demand deposit। जो बैंक डिपॉजिट है उसे हम क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स के नाम से भी
जानते हैं। क्लियर हो गया ये? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. Yes, यहाँ ma'am. कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय मनी? व्हाट डू यू मीन बाय मनी? व्हाट डू यू मीन बाय मनी? सेकेंड क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज सीसी इकोनॉमी? व्हाट इज सीसी इकोनॉमी? Economy. हाँ, इकोनॉमी। थर्ड क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज डीमोनेटाइजेशन? व्हाट इज डीमोनेटाइजेशन? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाई बैंक डिपॉजिट्स is also known as demand deposits? Why bank deposits is also known as demand deposits? मैम नॉन एस के आगे क्या है? क्या? नॉन एस के आगे क्या है? Why bank deposit is known as demand deposits? लिख लिया? लिख Yes, लिया? ma'am. नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, which ma'am. organization is authorized? Which organization is authorized for issuing the currency? Which organization is authorized for issuing the currency in India? Next, what is the symbol of Indian currency? Ma'am, एक बार आपके repeat. Which organization is authorized? Which organization is authorized for issuing currency? Next लिखिए, what is the symbol of Indian rupee? What is the symbol for Indian rupee? Next लिखिए, what is interest? What is interest? What is interest? ओके, लिख लिया? यस मैम। Yes, ma'am. कितने क्वेश्चन हो गए Yes, मेरा? ma'am. 7. 7. ओके, चलिए अभी हमने बात की कि द बैंक डिपॉजिट इज आल्सो नोन एज डिमांड डिपॉजिट। Whenever the customer required, he can withdraw their money from the bank. जब कभी जरूरत होती है तो हम बैंक से अपनी मनी को वापस निकाल सकते हैं। Can you give me the answer? How we withdraw our money from the bank? हम बैंक से अपनी मनी को कैसे withdraw करते हैं? With the help of ATM cards. हाँ, there are so many types to withdraw money from the bank. The first, जैसे आपने सबसे ज़्यादा आजकल जो यूज है that is ATM cards. ठीक है, और जो आपके विड्रॉल जो स्लिप होती है उससे भी आप निकाल सकते हैं। और चेक इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट फीचर फॉर विड्रॉइंग द मनी। आप अपने पैसे को चेक से भी निकाल सकते हैं, यानी व्हेन यू जस्ट ओपनिंग योर अकाउंट यू जस्ट टेक अ चेक बुक फ्रॉम द बैंक साइड। जब भी आप अपना बैंक में अकाउंट खुलाते हैं तो बैंक से आपको एक चेक बुक दी जाती है, ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, यू जस्ट कंप्लीट योर पेमेंट्स फ्रॉम दैट चेक बुक। उस चेक बुक से आप क्या कर सकते हैं, अपने पेमेंट्स को भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे व्हाट इज चेक। चेक क्या है? चेक क्या है? इट इज अ रिटन ऑर्डर। ऑर्डर है, उस चेक पे आप लिखते हैं ना
किसी कंपनी का नाम लिखा, किसी व्यक्ति का नाम लिखा. सो चेक इज अ रिटन ऑर्डर इन विच द अकाउंट होल्डर, जिसका अकाउंट है, he give the order to the bank to pay a certain amount to those persons whose name is endorsed on the check. यानी इसमें क्या होता है, जो अकाउंट होल्डर है वो बैंक को परमिशन देता है, ऑर्डर देता है. क्या ऑर्डर देता है कि जिस व्यक्ति का नाम, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेक पे लिखा है, उसे मेरे अकाउंट से ये पेमेंट कर दीजिए. सो बैंक इज अ रिटन ऑर्डर in which the account holder give the order to the bank to pay a certain amount to the person who is endorsed in the check. जिसका नाम, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेक में लिखा, उसे वो पेमेंट के लिए आज्ञा देता है. क्लियर? Yes, ma'am. ओके, यहाँ पर क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज चेक. यहाँ पर देखिए, a check is a paper instruction to the bank to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been issued. यानी एक रिटर्न ऑर्डर है जिसमें जो कस्टमर है या बैंक अकाउंट होल्डर है वो बैंक को ऑर्डर देता है कि मेरे अकाउंट से ये पैसा निकालकर उस व्यक्ति को दिया जाए. तो यहाँ क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज चेक. लिख लिया? Yes, ma'am. अब मैं आपको चेक का एक फॉर्मेट दिखा रही हूँ, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है. Yes, ma'am. ठीक है, ये चेक का फॉर्मेट है. ठीक है, अब देखिए इसमें, इस फॉर्मेट में जो मेन एसेंशियल फीचर है वो क्या है कि सबसे पहले चेक पर आपका डेट होती है. ठीक है ना. उसके बाद हम देखते हैं वहां पर पे, आपने लिखा कि किसे पेमेंट करना है, तो पे, जैसे इसमें दिया मिस्टर प्रेम कुमार, यानी इस व्यक्ति को इतना पेमेंट करना है. उसके बाद आप लिखते हैं अमाउंट. ठीक है, आपने वर्ड्स में भी लिखा और आपने यहाँ पर उसको वर्ड्स के साथ साथ लेटर्स में भी वहां पर लिखा. इस चेक के अंदर आप देखते हैं कि एक अकाउंट संख्या जरूर दी होती है जो आपका अकाउंट होता है, और जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक की मोहर के साथ, देख रहे हैं आप, उसका लोगो है और उस बैंक का ब्रांच या उसका नाम वहां पर दिया है. यहाँ नीचे आप देख रहे हैं दैट इज चेक नंबर. ये क्या है? चेक नंबर है. और ये एक होती है कोडिंग होती है जो बैंक के काम में आती है. बैंक इसे कोडिंग के रूप में काम में लेता है. तो हम यहाँ देख रहे हैं कुछ सर्टेन थिंग्स है. ये आप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है अकाउंट पे. जब हम अपने चेक को एंड्रॉस कर देते हैं, 2 लाइनें खींच देते हैं पैरेलल, तो इसका मतलब अब उस व्यक्ति को कैश इन हैंड नहीं दिया जाएगा, बल्कि वो पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा. तो ये आप चेक का जो फॉर्मेट देख रहे हैं उसमें सबसे पहले आपने क्या देखा कि डेट, उसके बाद नेम जिसको भी आप धारक को देंगे, अमाउंट आपका वर्ड्स में और लेटर्स में, अकाउंट नंबर, बैंक की इंफॉर्मेशन विद कोड, चेक का नंबर और बैंक का यूजिंग कोड वहां पर आता है. सो दीज आर द एसेंशियल फीचर्स फॉर द चेक. ये वो फीचर्स हैं जो किसी चेक में होना जरूरी होते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए, ड्रॉ फॉर्मेट ऑफ अ चेक. क्वेश्चन लिखिए, ड्रॉ अ फॉर्मेट ऑफ अ चेक. लिख लिया? ड्रॉ अ फॉर्मेट ऑफ अ चेक. लिख लिया? Yes, ma'am. ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए बेटा? 9. 9 हो गए. ओके, चलो आज इतना ही करेंगे. ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? No, ma'am. ओके, हैव ए नाइस डे. थैंक यू. Have a nice day, ma'am. थैंक यू बेटा.